नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 3 सगी बहनों पर हुए एसिड अटैक के बाद एक बार फिर महिला अपराध के इस खुखार पहलू पर चर्चा छिड़ गई है। तमाम सख्त कानून होने के बावजूद भी इस एसिड अटैक के मामलों में कमी नहीं देखी जा रही है। यहां तक कि इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों के मन से सख्त सजा का भी खौफ दिखाई नहीं दे रहा। आपको बता दें कि एसिड अटैक एक गैर जमानती अपराध है और इसमें 10 से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान भी है। यहां तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो इससे जुड़े एक मामले में मौत की भी सजा सुनाई है। लेकिन ऐसी घटनाओं की अगर तह में जाएंगे तो सबसे बड़ी बात एसिड के कालाबाजारी की सामने आती है। अपराधी मानसिकता के लोग अवैध तरीके से बिकने वाले एसिड हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद भी बाजार में अवैध तरीके से एसिड की बिक्री हो रही है। ऐसे में सवाल उस व्यवस्था पर भी उठता है जो इस कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले तेजाब के अवैध कारोबार पर रोक लगाने में नाकाम है। सवाल उठता है कि अवैध ढंग से एसिड बेचने वालों के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर अब तक क्या एक्शन लिए गए हैं। अगर लिए गए हैं तो बाजार में अवैध रूप से बेचने का सिलसिला क्यों जारी है। और ये तमाम तस्वीरें हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब गोंडा में 3 नाबालिग लड़कियों पर एसिड फेंक दिया गया, जिसमें से आपको जानकारी देखिए सबसे बड़ी जो कि लड़की थी वो बुरी तरीके से झुलस गई और उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि तीनों लड़कियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सवाल जिस तरीके से हम लगातार खड़ा कर रहे हैं कि आखिर अभी भी जो एसिड है वो लगातार खुलेआम बिकता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरह से एसिड की अवैध बिक्री होती है, इसका हम तमाम जानकारी हम आपको दिखाएंगे और उसका नमूना भी दिखाएंगे। राजधानी लखनऊ में किस तरह से तेजाब धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद तमाम जानकारी। लखनऊ में अभी भी एसिड धड़ल्ले से बिक रहे हैं। आपको बता दें कि जब भी आप हार्डवेयर के दुकान पे जाएंगे, लखनऊ के किसी भी हार्डवेयर के दुकान पे, तो वो दो प्रकार के एसिड रखते हैं, एक नॉर्मल एसिड और एक हार्ड वाला एसिड। हार्ड वाला ही एसिड जो आजकल अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो खरीदते हैं और फिर अपने कारनामे को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि जितने भी हमने अभी एसिड खरीदने के नाम पर जो स्टिंग किया है, सब के सब वो 2 प्रकार के एसिड रखे हैं, एक नॉर्मल एसिड और एक हार्ड वाला एसिड। आपको बता दें कि बिना गाइडलाइन के, बिना जो एक सरकार का जो गाइडलाइन है, बिना उसको फॉलो किए हुए वो किसी को भी एसिड दे रहे हैं। और उनको एक गाइडलाइन है, जिस तरह से निर्देश दिया गया है कि पहले जो है आधार कार्ड देखा जाएगा, फिर उनका नाम लिखा जाएगा और इसके बाद से ही एसिड देने का एक प्रावधान जो बना है, उसको लेके कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है राजधानी लखनऊ में कि ऐसे एसिड कैसे बेच सकते हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए राजन सिंह। और इसी तरह इटावा में भी किस तरह से एसिड की बिक्री हो रही है, यह भी हम आपको दिखाते हैं। विजयनगर चौराहे पर हूं, मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा ये वो विजयनगर चौराहा दिखाएं। ये वो विजयनगर चौराहा है और उसके साथ साथ इटावा के सभी चौराहों पे जहां एक तरफ एसिड की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, लगातार जिलों से जो एसिड से अटैक होते रहे हैं, लोग एसिड का दुरुपयोग करते रहे हैं, उसको लेकर इटावा में भी व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद की है। यहाँ पर जो दुकानों पर एसिड मिलता था, इन चौराहों पर भी जो जानकारी थी कि एसिड मिलने की जानकारी रही है, वहाँ पुलिस ने लगातार चेकिंग करने के बाद अब यहाँ इटावा में एसिड पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। और ऐसे में गोरखपुर में भी लगातार जो एसिड है वो खुलेआम बिक रहा है, एक रिपोर्ट देखिए आप। में दलित लड़कियों के ऊपर तेजाब कांड के बाद से एक बार फिर से पूरे प्रदेश में तेजाब को लेकर हड़कंप मच गया है। बात मुख्यमंत्री के गृह जनपद की करें तो यहाँ भी कुछ दिनों पहले चोरी छुपे तेजाब जरूर मिलता था, लेकिन अब जब से ये घटना हुई है उसके बाद से हड़कंप मच गया है और यहाँ के प्रशासनिक अमला फिर से सड़कों पर नजर आने लगा है। जिसका आलम यह है जहाँ पे ये नजर आता था या जो जानकारी मिली थी वहाँ पे अब वो तेजाब नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि गोंडा के कांड के बाद से एक बार फिर से पूरे प्रदेश में तेजाब को लेके हड़कंप सा मचा हुआ है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। और अब हम आपको ग्राफिक जरिए बताएंगे कि जो भी ऐसी वारदात को अंजाम देता है उसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन होना चाहिए। तस्वीरें दिखाई हमने आपको और अब आप देखिए
आईपीसी की धारा 326 ए एसिड फेंकने वाले आरोपी को नहीं मिलती जमानत। जी हां, आईपीसी धारा 326 ए में क्या क्या है? 10 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद के साथ जुर्माने का भी यहां पर प्रावधान है। एसिड फेंक कर घायल करने की कोशिश, नहीं मिलती जमानत, ये एक प्रावधान जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जुर्माने के साथ साथ 5 साल की सजा भी होती है। आपको जानकारी दें कि एसिड फेंक कर घायल करने की कोशिश जो करता है उसे यहाँ पर जमानत नहीं मिलती है। अपराध कानून संशोधन एक्ट 2013 में सेक्शन 357 और सेक्शन के अंदर यहाँ पर कार्रवाई होती है। एसिड अटैक की पीड़िता को राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा का प्रावधान भी यहाँ पर दिया गया है। मुआवजा सेक्शन 326 ए के तहत मिलने वाली जुर्माना राशि के अतिरिक्त होता है। पीड़िता को निःशुल्क मेडिकल सुविधा देने के लिए सरकार की जिम्मेदारी यहां पर बताई गई है। अपराध कानून संशोधन एक्ट 2013 में किस तरीके से यहाँ पर बदलाव भी किया था और आने वाले समय में जो भी ऐसी वारदात को अंजाम देगा उसके खिलाफ सख्ती से एक्शन होगा, इसकी जानकारी दी गई। 10 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद के साथ जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे अगर हम आपको बताएं तो एसिड फेंक कर घायल करने की कोशिश को यहाँ पर जमानत नहीं मिलती है। और खास तौर पर आपको जानकारी दे तो इतने कड़े प्रावधान के बावजूद भी जो ऐसी वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आईपीसी की धारा 326 बी आखिर क्या है और धारा 357 बी और 357 सी में आखिर क्या है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। एसिड अटैक की पीड़िता को राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। मुआवजा सेक्शन 326 के तहत मिलने वाली जुर्माना राशि के अतिरिक्त यहां पर बताई जा रही है। पीड़िता को निःशुल्क मेडिकल सुविधा देने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। तो ऐसी तमाम जो प्रावधान है वो बनाए गए हैं कि अगर कोई भी शख्स ऐसी वारदात को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ किस तरीके से सख्ती से कार्रवाई होगी। 10 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान भी यहां पर दिया गया है। और अगर हम बात करें तो लगातार ऐसे जो वारदातें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। इतने सख्त एक्शन के बाद और ऐसे सख्त प्रावधान के बावजूद भी ऐसी वारदातें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि ग्राफिक्स जरिए हम आपको साफ तौर पर ये जानकारी दे रहे हैं कि कौन सी धारा में किस तरीके से ये कार्रवाई होती है अगर ऐसी वारदातें सामने आती हैं। लेकिन सवाल अभी साफ तौर पर यही खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्यों जब आम जनता के बीच में ऐसे शख्स मौजूद हैं जो लगातार कहीं भी तरीके से जाते हैं और वहां से एसिड लेकर ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं, तो आखिर एसिड इस तरीके से क्यों साफ तौर पर मिल जाती है। एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो लगातार ऐसी वारदातें क्यों बढ़ रही हैं, इस पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एसिड फेंक कर जो लोग भागने में सफल होते हैं आखिर उनको पकड़ तो लेते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, इतने कड़े प्रावधान के बावजूद भी ऐसी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है, जो अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। कहां लापरवाही बढ़ती जा रही है, इस पर बातचीत करेंगे। दुकानों में खुलेआम बिक रहा है एसिड, ये एक बड़ा सवाल है। जब ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं तो आखिर दुकानों में खुलेआम क्यों बिक रहा है एसिड, आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या किसी की लापरवाही है, क्या किसी के संरक्षण में एसिड यहाँ पर बेचा जा रहा है? तो ये तमाम सवाल है जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। खुलेआम तरीके से यहाँ पर जो एसिड है वो यहाँ पर बेची जा रही है और हमने आपको 3 जगहों की रिपोर्ट भी दिखाई। अगर हम बात करें लखनऊ की, अगर हम बात करें इटावा की, अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो वहां पर भी लगातार एसिड जो है वो खुलेआम यहाँ पर बेचा जा रहा है। इसकी वजह से ही कोई भी शख्स पहुंचता है दुकान पर और खुलेआम एसिड खरीदता है और फिर किसी पर फेंक देता है। ऐसे में ऐसे ही वारदातें जो है लगातार बढ़ती जाती हैं और पुलिस लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रही होती है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतने कड़े प्रावधानों के बावजूद भी अगर हम बात करें तो लगातार ऐसी लापरवाहियां जो है वो देखने को मिलती हैं। आखिर व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर बनाई जाए कि एसिड जो है वो खुलेआम ना बिके, आखिर क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की जा रही है? तो ये तमाम ऐसे मुद्दे, तमाम ऐसे सवाल जो इनके जवाब लेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से गोंडा जिले में 3 बच्चों के ऊपर रात में एसिड फेंक दिया गया, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से झुलस गई। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जब भी ऐसी वारदातें होती हैं तो पुलिस काफी सक्रिय होती है, सख्ती से कार्रवाई होती है। लेकिन लगातार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि आखिर एसिड खुलेआम बिकता ही क्यों है, आखिर इसके पीछे क्यों कोई प्रावधान नहीं बनाया गया, और अगर बनाया गया तो उस पर क्यों सख्ती से एक्शन नहीं हो रही। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल जी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, अगर हम बात करें
तो लगातार ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और आज सवाल यही है कि आखिर जब एसिड खुलेआम में बिकेगा तो आखिर ये वारदातें बढ़ेंगी, इस पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक? देखिए सचिन, हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, और जैसा हमारे तमाम सहयोगियों ने अलग अलग जगह से रिपोर्ट दिखाई है तो उसमें कुछ सकारात्मक पहलू भी है। हालांकि हम फिर से इस बात पर अडिग हैं और इस बात को हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की पालना कराना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी, और एसिड के खुलेआम कैसे बिक्री हो रही है या फिर किस तरीके से किसी भी ऐसे आपराधिक तत्व तक एसिड पहुंच जाता है, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि ताजा घटना गोंडा की, वहां पर 3 बहनों पर एसिड फेंका गया और उसके बाद फिर से देखिए कई जगहों पर सख्ती बरती गई। और हमने जो रियलिटी चेक किया, हमने जो ग्राउंड जीरो पर जाकर अपने तमाम सहयोगियों के जरिए वहां की पड़ताल की, तो उससे एक चीज तो निकल कर आई कि पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सख्ती है, लेकिन अभी भी उस सख्ती का पूरा, अगर हम कहें कि 100% 100% वो परिणाम अब तक नहीं मिल पा रहा है। कुछ जगहों पर देखिए आधार कार्ड नंबर और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, जो कि गाइडलाइंस हैं, उसके बाद ही वहां पर खरीद बिक्री की प्रक्रिया को आगे दुकानदारों ने बढ़ाया। लेकिन कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी जगह हैं जो कि बड़े खुलेआम तौर पर एसिड की खरीद बिक्री हो रही है। इसलिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, अभी तक सख्ती का वो असर नहीं दिखा है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर सच्ची है कि तमाम जो घटनाएं होती हैं उसके बाद, जैसा आपने ग्राफिक के जरिए दिखाया कि आईपीसी की धारा क्या कहती है, कौन सी धारा के तहत गिरफ्तारी होती है और फिर उसमें क्या सजा का प्रावधान होता है। सवाल इस बात का है कि आईपीसी की वो धारा लग जाएगी और फिर जो आरोपी होगा या जिसने इस घृणित काम को किया होगा, विपरीत मानसिकता से दिखाया होगा, उसको जमानत तक नहीं मिल पाएगी। यानी एनबीडब्ल्यू, नॉन बेलेबल वारंट के तहत उस पर ये धारा लगाने के साथ उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि उसे जमानत तो मिलनी भी नहीं चाहिए। जो उसका अपराध है वो अपने आप में उससे घृणित कोई ज्यादा अपराध नहीं सकता, लेकिन वो प्रक्रिया ही ना हो और वो घटनाक्रम ना हो और कोई भी इस तरीके से किसी भी घटना को अंजाम ना दे पाए, तो वो सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं फिर से कहूंगा कि पहले की तुलना में बहुत हद तक बदलाव आया है और सामाजिक दृष्टिकोण भी इसमें बदला है और दुकानदारों की अपनी जिम्मेदारी या तो समझी है या फिर प्रशासन की सख्ती की वजह से उन्होंने अपनी तरफ से इस पर मॉनिटरिंग रखी है। लेकिन वहां पर जिस तरीके की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और जिस बड़े पैमाने पर सख्ती तो रूटीन लेवल पर होनी चाहिए, अगर हम कहें दिनचर्या के हिसाब से, अगर वो सख्ती हो तो उसका परिणाम जरूर दिखाई देगा। उसमें अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि घटना जब होती है उसके बाद उस पर तेज हो जाती है, उसके बाद इसको लेकर सख्ती बढ़ती जाती है। लेकिन वो घटना ना हो, इसको लेकर पर डे की जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिलेवार तरीके से दुकानदारों पर निगरानी रखनी चाहिए, वो चीजें अब तक नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पर सबसे अहम पहलू ये है कि गोंडा की खबर या फिर गोंडा की घटना के अलावा तमाम ऐसे घटनाक्रम है जिसमें इस तरीके से कृत्य किया गया और उसका देखिए कि क्या परिणाम होता है। अगर पीड़िता बच भी जाए तो उसका जो जख्म है वो आजीवन होता है और उस जख्म के साथ उसे समाज के उन तमाम घूरती निगाहों का भी सामना करना पड़ता है, जो एक अलग स्थिति है, अलग पहलू है। यहाँ पर उन पीड़िताओं के दर्द को आप समझिए और उसके पहले के तमाम घटनाक्रम की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर बहुत सख्त अपनी तरफ से रूलिंग्स दी थी और उसके बाद पूरे देश में इसको लागू करने की मांग राजनीतिक तौर पर भी उठी, सामाजिक तौर पर भी उठी और सहयोग करने और सहयोग देने की बात भी कही गई। लेकिन उसका परिणाम कितना निकला हम इस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि पहले की तुलना में कमी है, लेकिन जितनी सख्ती होनी चाहिए थी और जितनी ज्यादा इसको लेकर मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी उसमें अभी भी लचरता दिख रही है। सचिन, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले जो कार्रवाई हुई थी अब उसमें काफी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से तमाम रिपोर्ट भी हमने देखी, लखनऊ में, इटावा में और कहीं ना कहीं गोरखपुर में खुलेआम बिक्री हो रही है, क्या ये काफी वजह नहीं है? ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं इसी की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं जब खुलेआम एसिड बिकेंगे उसके बाद कोई भी आम तौर पर कोई शख्स जाएगा, खरीदेगा और ऐसी वारदात को अंजाम देगा। बिल्कुल सही कहा सचिन आपने कि जैसी तमाम रिपोर्ट्स हमारे सहयोगियों के जरिए अपने दर्शकों को हमने दिखाया है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा संकट है और बहुत ज्यादा गंभीर पहलू यहां पर उजागर होता है कि खुलेआम इस तरीके से या फिर छुप के भी अगर किसी दुकान में इसकी खरीद बिक्री हो रही है तो ये उतना ही गंभीर होता है जितना कि खुलेआम है। यहां पर यही मैं कह रहा था कि मॉनिटरिंग अगर उस तरीके की हो, जिलेवार तरीके से सुनिश्चित किया जाए, महकमा इन चीजों को अगर कंटिन्यू मोड पर अगर मॉनिटर करे तो शायद इस तरीके का कोई घटनाक्रम
नहीं होगा और फिर चिन्हित करना आसान होगा। कई घटनाएं ऐसी हैं देखिए कि अगर वहां से एसिड खरीदा गया है और बकायदा आपके आधार कार्ड के आधार पर या जो भी डिटेल्स मांगी जाती हैं उसकी नंबरिंग लेने के आधार पर भी अगर वो खरीदा गया, उसका उपयोग कहां हुआ है ये अगर उस वक्त सब कुछ कागज पर रहेगा, डिटेल रहेगा, तो पता करना भी बहुत आसान होगा। इस घटनाक्रम में भी कड़ियां जोड़ने में वक्त लगा और ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिसमें पता नहीं चल पाता है कि असल में किस शख्स ने कहां से इसकी खरीद की थी और फिर वहां पर वो दुकानदार बच जाता है। सिर्फ वो अपराधी वो नहीं है जिसने इस घृणित काम को अंजाम दिया या फिर उसने एसिड हमला किया है, एसिड का उपयोग इस तरीके से किया, बल्कि वो दुकानदार भी उतना ही ज्यादा अपराधी माना जाएगा या फिर उसका भी उतना ही अपराध है जो कि न्यायपालिका के तहत, कानून के तहत दायरे में आना चाहिए, आएगा भी अगर डिटेल रहेगी जिसने इस तरीके से कोई कृत्य किया है या फिर उसके जरिए किसी ने खरीद की थी, तो फिर उस अपराधी तक पहुंचने में दुकानदार बड़ा माध्यम भी बन सकता है। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि यहां पर सबसे अहम चीज यह है कि अगर हम उस गाइडलाइन को फॉलो करें और जो भी कानून बनाए या फिर जिस तरीके से इसको लेकर गाइडलाइंस, रूलिंग्स दी गई हैं कोर्ट की तरफ से, उसको अगर हम जिलेवार तरीके से, राज्यवार तरीके से डे बाय डे की मॉनिटरिंग पर रखें, उसकी लगातार मॉनिटरिंग होती रहे, तो फिर इसमें और भी ज्यादा कमी हम बहुत जल्दी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर लचरता रहेगी, एक घटना होने के बाद सख्ती और फिर थोड़े दिन का इंतजार, फिर एक और घटना और फिर थोड़ी सी सख्ती, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा पैरेलल, घटना सख्ती इनके बीच में ही मामला रहेगा और कोई भी पीड़िता कभी भी इसका शिकार बन सकती है। बिल्कुल, लगातार बने रहिए अतुल हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर हम बात करें, लगातार खुलेआम एसिड बिक रही है और इसी की वजह से ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं, क्या किसी न किसी का संरक्षण यहां पर देखने को मिल रहा है? अगर हम बात करें किसी राजनीतिक दल की, क्या उनका संरक्षण यहां पर मिला हुआ है, या फिर अगर हम बात करें तो और कोई अधिकारी का यहां पर संरक्षण मिला हो जिसकी वजह से खुलेआम एसिड यहां पर जो बिक्री है उसकी होती हुई दिखाई दे रही है? जी अभिषेक, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है, लेकिन ऐसे में तमाम जानकारी और कौन सी धारा में किस तरीके से कार्रवाई होती है इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुशील कुमार जुड़े हुए हैं। सुशील, जिस तरीके से आपने भी रिपोर्ट दिखाई, खुलेआम यहाँ पर एसिड की जो बिक्री है वो काफी तेजी से हो रही है, लेकिन ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि क्या किसी राजनीतिक दल या फिर अगर हम बात करें, क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसकी वजह से ही लगातार ये खुलेआम बिक्री हो रही है और ऐसी वारदातें बढ़ते जा रही हैं? बिल्कुल सचिन, आपने सही कहा और हमारे भी सही कही थी कि जिस तरीके से ये एसिड का जो कारोबार जरूर है, जिसकी वजह से ये कई सालों से जिससे इससे कहा गया था कि इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए और ये बाजारों में खुले तौर पे नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से ये बाजारों में बिक रहा है उसे कहीं न कहीं ये जरूर हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इसका संरक्षण किसी न किसी का जरूर प्राप्त है। यही वजह है कि इतनी सख्ती होने के बावजूद बाजारों में बड़े आराम से जिसको भी चाहे उसको एसिड मिल जाता है। लेकिन ये जरूर है कि जब घटना होती है तो उसके बाद से पूरी तरीके से गंभीर हो जाता है प्रशासन और जिला प्रशासन और पुलिस महकमा, और कुछ दिनों के लिए वो बंद हो जाता है। लेकिन फिर जब 2-4 दिन बाद जब ये मामला धीरे धीरे ठंडा होता है तो फिर स्थितियां उसी तरीके से हो जाती है और फिर उसी तरीके से वो पूरा काला कारोबार जो है वो उनका जो है चलने लगता है और कहीं ना कहीं उसका शिकार होती हैं गुंडा जैसी पीड़ित लड़कियां या तमाम ऐसी जो पीड़ित लड़कियां हैं वो उनका शिकार होती हैं और उसके बाद जाके जब मामला बढ़ता है तो फिर जाके पुलिस एक्शन में आती है और कार्रवाई करती है। बिल्कुल, ऐसे में अगर बात करें सुशील, तो कई ऐसे कड़े प्रावधान भी बनाए गए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सलाखों के पीछे भी भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर यहाँ पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, लेकिन ऐसे कड़े प्रावधानों के बावजूद भी अगर हम देखें तो ऐसी वारदातें लगातार बढ़ती जाती हैं, जो कि अपने आप में बेहद चिंता वाला जो विषय है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से इस मामलों को लेकर के एक बाकायदे कानून बनाया गया और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर इस तरह के मामलों में कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। बावजूद इसके जब इस तरह की घटना सामने आती है तो वो सारे कार्रवाई धरे के धरे रह जाते हैं और स्थितियां जो सामने है वो सबको नजर में आ रही है। तो जरूरत है एक कड़े कानून की, ताकि उसका पूरी सख्ती से पालन किया जाए और अगर इस तरह के चीजों में कोई इन्वॉल्व होता है या पकड़ा जाता है तो वाकई उसकी 6 महीने पहले जमानत न हो और जमानत जो है जमानत के दौरान भी कम से कम उससे ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले जो लोग हैं
हैं या फिर और भी इस तरह के जो कारोबारी हैं, उनके लिए ये कार्रवाई कहीं ना कहीं नजीर साबित है। जी बिल्कुल। सुशील लगातार बने रहिए हमारे साथ, सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अतुल जी के पास। अतुल जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ यही है कि जिस तरीके से आपने अभी बताया कि यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी पहले और अभी भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इतने कड़े प्रावधानों के बावजूद भी ऐसी वारदातें हम देखते हैं कि बढ़ती रहते हैं। क्या कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो प्रशासनिक कार्रवाई में कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हुई है जिसकी वजह से ऐसे हो रहे हैं? देखिए, उस चूक से हम इनकार नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूं इसी बात को कि वो अगर मॉनिटरिंग सख्ती के साथ लगातार होती रहे तो उसका असर दिखता है और दिखना भी चाहिए, और इसी वजह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। लेकिन उस चूक के अलावा इस बात का भी मैं जिक्र यहां पर करूंगा, जैसा आपने कहा कि तमाम जो सख्त कानून है, देखिए दहेज को लेकर सख्त कानून लेकिन घटनाएं हैं, उसके अलावा रेप को लेकर भी सख्त कानून लेकिन घटनाओं में बढ़ोतरी है, और साथ में अपराध का जो व्यवहार है वो नेचर ऑफ क्राइम उसमें भी बदलाव आया है। तो इसी तरीके से यहां पर इस चीज को भी हम लागू कर सकते हैं या लिंकअप कर सकते हैं, लेकिन उसका एक ही तरीका है कि उसको लेकर सिर्फ सख्त कानून की जरूरत नहीं है, सख्त कानून का सख्ती से पालना कराने और फिर उसको डे बाय डे मॉनिटरिंग करते रहने पर ही इस तरीके की विकृति, क्योंकि एक अलग तरीके के अपराध का एक मानसिकता को दर्शाता है। किसी को आप झुलसा देते हैं, किसी के चेहरे को आप इस वजह से सिर्फ नुकसान पहुंचा देते हैं क्योंकि आपकी अपनी कोई एक वजह होती है या फिर आपकी अपनी कोई कुंठा होती है। तो ये जो घटनाक्रम है ये अपने आप में गंभीर मामले हैं जो अपराध के आते हैं, उसमें उस श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए वहां पर अगर उस कानून की सख्ती को हम बढ़ा रहे हैं तो उस कानून की सख्ती का असर हो, और असर तभी होगा जब प्रशासन सक्रिय होगा, असर तभी होगा जब वो दुकानदारों के अंदर की चेतना भी जागेगी कि हाँ, एक तो हम गलत कर रहे हैं और अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम निकलेगा, किसी के साथ क्या हो सकता है, और उस पर भी वो कानून उतना ही लागू होता है। तो उसका खौफ भी उस दुकानदार पर होना चाहिए। लेकिन वहीं पर कि कुछ दुकानदार अपनी नैतिकता के आधार पर बड़ी जिम्मेदारी से इन तमाम चीजों से दूरी बना चुके हैं या फिर जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से वो खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो वो उन दुकानदारों की ईमानदारी है, या फिर कहें कि हाँ, कानून का उनको डर है, उनको खौफ है, उस नियम की पालना वो कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे दुकानदार अलग अलग जगहों पर इस तरीके से खुलेआम या फिर छिप के अगर एसिड की खरीद बिक्री कर रहे हैं और कानून का माहौल सीधे तौर पर उड़ा रहे हैं, तो वहां पर उस कानून के सख्त होने से कुछ नहीं होगा, उस कानून का सख्ती से पालना कराने से ही कुछ होगा, और वो जिम्मेदारी शासन प्रशासन पर होती है। वहां अगर कमी आती है तो फिर इस तरीके से खरीद बिक्री भी चलेगी, खुलेआम धंधा भी चलेगा, और फिर उसका दुष्परिणाम गुंडा जैसा एक कोई और प्रकरण भविष्य में भी हमें दिखाई देगा। सचिन, बिल्कुल अतुल जी, अगर हम बात करें ऐसे में तो कहीं ना कहीं का संरक्षण भी एक बड़ा मेन मुद्दा जो यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने रिपोर्ट भी देखी और लगातार ऐसे मामले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि जहां पर खुलेआम में बिक्री हो रही है वहां पर कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल का संरक्षण मिला हुआ है, या फिर व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में बैठे वो उच्च पद के लोग जो लगातार ऐसे मामलों को बढ़ावा देते हैं। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं सचिन यहाँ पर कि कोई राजनीतिक दल अब कम से कम नए कानूनों के बाद या फिर इस तरीके की घटनाओं के बाद सीधे तौर पर इस तरीके का कोई संरक्षण दे रहा है। चुनिंदा घटना जरूर हो सकती है, मैं इस बात से सहमत हूं, या हो सकता है कहीं लोकल लेवल पर कोई ऐसा नेता या फिर कोई राजनीतिक दल से जुड़ा कार्यकर्ता उसकी खुद की इन्वॉल्वमेंट हो, दुकान हो, वो अलग विषय हो जाता है, वो चुनिंदा होगा, उसको हम व्यापक तौर पर नहीं कह सकते। और मैं इसके लिए किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि उनके संरक्षण में इस तरीके से कोई जो है एसिड को लेकर व्यापार कर रहा है या फिर धंधा फल फूल रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है, आपका विषय भी बहुत अच्छा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका खुलासा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो राजनीतिक दल हैं। जब ऐसी घटना होती है तो विपक्ष में होने के बाद वो कहते हैं कि हम आवाज उठाएंगे, और सत्ता पक्ष में रहते हुए कहते हैं कि कार्रवाई करेंगे। तो अगर ऐसा है तो उस पर भी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, सरकारों की है कि वो इनको एक्सपोज करे। हालांकि मैं फिर से कहूं कि राजनीतिक संरक्षण के तहत एसिड का कारोबार कहीं पर हो रहा या दुकानदार इसकी खरीद बिक्री कर रहा है, इसको लेकर शायद अभी इस तरीके की कोई इनपुट नहीं है, तो उस संकेत को हम देना यहां पर नहीं चाहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि कहीं से कोई कनेक्शन अगर जुड़ता है, कोई दुकान ऐसी चला रहा है या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके का कोई व्यापार हो रहा और वहां पर किसी पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, नेता या फिर उनका संरक्षण है, उस तरीके का कोई भी अगर घटनाक्रम है, कोई इनपुट है, तो उसका खुलासा पुलिस को करना चाहिए, और ये उनके लिए कानून के दायरे में है। इसमें नहीं लगता कि शायद उनको भी किसी संरक्षण की वजह से कोई दिक्कत होगी। ये जरूर हो सकता है कि हाँ, कुछ इस तरीके से जो लोकल माफियाज होते हैं जो एसिड का कारोबार कर रहे हैं। हालांकि मैं फिर से कहूं कि उसको लेकर जिस तरीके के बदलाव किए गए और इसका कहां पर दुरुपयोग हो रहा था, उसको लेकर सामाजिक चेतना की जरूरत थी और उसमें जागरूकता जरूर है, लेकिन कमी अभी भी है। सचिन, बिल्कुल
लगातार बने रहिए अतुल जी हमारे साथ। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी सुशील के पास। सुशील, आपने तस्वीर दिखाई जहां पर खुलेआम यहां पर एसिड की बिक्री जो है वो हो रही है। हालांकि हो सकता है कि वहीं एक जगह हो, वहीं एक तस्वीर कैमरे में कैद हुई हो, हालांकि और भी जगहों पर ऐसे खुलेआम बिक्री होती है। अगर हम बात करें तो किस तरीके से यहां पर एक्शन जो है वो लिया जाएगा? जी सुशील, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो कहीं ना कहीं हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है सुशील जी से, लेकिन सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी अतुल जी के पास। अतुल जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर बताया कि एक्शन जो है यहाँ पर खास तौर पर लिया जाएगा, लोकल माफिया हो सकते हैं कि ऐसे कारोबार को लगातार बढ़ावा देते हों, लेकिन आने वाले समय की अगर हम बात करें तो आखिर वो कौन से विकल्प होते हैं कि जब ऐसी वारदातें हों उन विकल्पों को अगर इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो सरकार इस्तेमाल करे, चाहे स्थानीय प्रशासन इस्तेमाल करे, तो ऐसी वारदातें जो है वो थम जाए? देखिए, विकल्प दिए जा चुके हैं, विकल्पों में कोई कमी नहीं। अगर अभी तक ये कोई कहे कि नहीं विकल्प ही नहीं है, तो तब तक हम जो चर्चा कर रहे थे कि ये मामला कहां से कहां तक पहुंचा था। पिछले दिनों में लगातार अलग अलग जगहों पर तमाम जो मूवमेंट्स हुए या फिर जो घटनाओं में बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद ये एक चेतना जागी थी, ना सिर्फ सामाजिक तौर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर, उसके साथ साथ कानूनी तौर पर। और फिर न्यायपालिका ने भी, हमारी सर्वोच्च अदालत ने इसको लेकर बड़ी सख्त अपनी तरफ से ना सिर्फ टिप्पणी की थी सरकारों पर, राजनीतिक दलों पर, बल्कि उसके साथ साथ एक सख्त कानून और फिर उसी के आधार पर जो रूलिंग्स निकल कर आई थी। अब यहां पर विकल्पों की कोई कमी नहीं है। हां, जो विकल्प बनाकर बैठे हैं उनके विकल्पों को रोक देना ये अपने आप में सबसे बड़ा विकल्प होगा। जैसे दुकानदारों के हमने कई जगह पर जानकारी ली और रियलिटी चेक हमारे तमाम संवाददाताओं ने किया, तो देखिए उसमें कुछ जगहों पर ये निकल कर आया और हमें उसको दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है कि हम उस चीज को हटा दें, उसको ना दिखाएं। उन्होंने दिखाया कि हाँ, यहाँ पर फला जगह पर इस तरीके से बिक्री हो रही है, लेकिन वहां पर नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है, वो कानून के दायरे में है, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन जहां पर खुलेआम या फिर लुका छिपी करके या फिर छिपाकर इस तरीके से कोई इसका धंधा कर रहा है, कारोबार कर रहा है और उसका इस्तेमाल फिर इस तरीके की घटना में कहीं हो रहा है, तो उस विकल्प को खत्म कर देना सबसे बड़ी बात है। और उसी के लिए कानूनों का जिक्र हुआ, उसी के लिए कानून। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, आपने तमाम चीजों पर बातचीत की। तो लगातार इन तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत जो है वो जारी है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।